आज 16 जनवरी 2026 सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। सेमेस्टर फर्स्ट अंडर ग्रेजुएशन, जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मेजर है। तो आप लोग अपने अपने रिस्पांस बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया है। तो क्वेश्चन प्राप्त हुआ है बच्चों से, तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शनल, जो भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी आया हुआ है मेन लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर, दीर्घ उत्तरी उत्तीर्ण प्रश्न देखेंगे और शॉर्ट लघु उत्तीर्ण प्रश्न देखेंगे। तो जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी डिटेल में डिस्कशन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यह 2025 का है, सेशन 2025 से 29 जो भी सेशन के बच्चे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, तो ये 70 नंबर का क्वेश्चन होता है। बाकी का 30 नंबर जो प्रैक्टिकल होगा वो कॉलेज पे डिपेंड करता है वो कैसे क्वेश्चन लेंगे। फिलहाल हम लोग ये थ्योरी जो है क्वेश्चन वो देखते हैं। तो पहला, जैसे कि ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो कि कंपलसरी है। 10 का 10 क्वेश्चन होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे करके होगा। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। हम्म हाँ, टाइडल हाइपोथेसिस, ज्वारीय सिद्धांत ग्रहों की उत्पत्ति को किसने किसके कारण बताता है। ठीक है, टाइडल हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स ड्यू टू टाइडल हाइपोथेसिस। किसके कारण? पहला है कोलिजन ऑफ द टू स्टार, दो तारों की टक्कर। दूसरा है एक्सप्लोजन इन द सन, सूर्य की विस्फोट। तीसरा है सूर्य पर एक गुजरते तारों का, ठीक है, द पासिंग स्टार ग्रेविटेशनल पुल ऑन द सन, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव का। ठीक है, चौथा है घूमता हुआ धूल का बादल, रोटेटिंग डस्ट है क्लाउड। तो पहला का आंसर हम लोग इसमें देंगे, ये इसका करेक्ट आंसर 3 होगा। ठीक है, द पासिंग स्टार ग्रेविटेशनल पुल ऑन द सन, सूर्य पर एक गुजरते तारे का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, यही आंसर होगा 3 नंबर, पहला टाइडल हाइपोथेसिस का। ठीक है, जो कि एक्सप्लेन करता है ओरिजिन ऑफ अर्थ को, यही एक्सप्लेन करता है। तो टाइडल हाइपोथेसिस जगह जेम्स जीन जेम्स जीन्स ने दिया था। टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन के द्वारा ये टाइडल हाइपोथेसिस बताया गया था 1919 में। ठीक है, और उसी के बाद जेम्स जीन के बाद वो अपना बताए थे, इम्प्रूव किए थे हार्नोल्ड जेफरी, ये बताए थे हार्नोल्ड जेफरी। तो सबसे पहले जेम्स जीन बताए थे, उसके बाद देन हार्नोल्ड जेफरी इसको इम्प्रूव किए थे। तो इसका पहला का आंसर हमारा 3 हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से पृथ्वी की किस परत का घनत्व सर्वाधिक होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द अर्थ हैज हाईएस्ट डेंसिटी? कौन अर्थ में कौन से लेयर, 3 लेयर है मोटा मोटी, फिलहाल यहाँ पे 3 लेयर की जिक्र किया, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर। तो वो यहाँ पे 2 पार्ट में बता दे, कोर को 2 पार्ट में बता दीजिए, आउटर कोर और इनर कोर। जैसे कि ये हो गया हमारा अर्थ। ठीक है, जैसे ये अर्थ हो गया गोल, और इसी का बीच का एक पार्ट अगर निकालते हैं, डेप्थ देखते हैं, तो ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया। ठीक है, तो इसी पे हम लोग डिवाइड करके देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्रस्ट हो गया इसी का भाग, ये मेंटल हो गया, ये कोर हो गया, ये कोर हो गया, ये मेंटल हो गया, और ये क्रस्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया भूपटल, ये हमारा हो गया मेंटल अधस्तर,
और ये हमारा कोर, इसी का दो पार्ट करिए, इनर कोर और आउटर कोर, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर क्या हो गया, ये बाहरी मतलब ये कोर हो गया, तो ये हमारा बाहरी कोर हो गया, ये इनर कोर हो गया, ये आउटर कोर हो गया, अंतर का हो गया, या बाहर का कोर हो गया। ठीक है, तो इसका डेंसिटी अगर बात करें तो सबसे पहले हमारा क्रस्ट में कितना होता है, क्रस्ट में डेंसिटी कितना होता है, लगभग लगभग 2.8 से लेके 3.0 तक, ये क्रस्ट का हो गया, 2.8 से लेके 3.0 तक। ठीक है, मेंटल का कितना हो गया, मेंटल का यहाँ लिखते हैं 4.3 से लेके 5.5 हो गया मेंटल, मेंटल का। ठीक है, और कोर का कितना होगा, कोर का हम कोर का मानते हैं मानते क्या है, कोर का 12.0 से लेके 12.0 से 13.6 होता है डेंसिटी। तो कोर 12 से 13, यानी कि अगर मान लीजिए आउटर कोर में 12 है तो इनर कोर में 13.6, तो इसका आंसर होगा इनर कोर, आंसर इसका इनर कोर होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा जो है बी, फर्स्ट का बी जो है उसका आंसर 4 होगा, इनर कोर। यहाँ पे डेंसिटी आप देख सकते हैं, क्रस्ट में आपका हो गया, क्रस्ट का 2.8 से लेके 3.0 तक, और मेंटल का हो गया 4.3 से लेके 5.5। और तो मेंटल तो होगा नहीं, क्रस्ट तो होगा नहीं, सबसे ज्यादा डेंसिटी पूछ रहा है ना कि किस लेयर में होगा। निम्न में से पृथ्वी की किस किस परत में घनत्व सर्वाधिक है, सर्वाधिक किस में, तो मेंटल में तो इससे ज्यादा है हमारा कोर में। तो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, इसका आंसर 4 होगा। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूज सेपरेटेड द मेंटल फ्रॉम द आउटर कोर, मेंटल फ्रॉम द आउटर कोर, निम्न में से कौन सी विघटन रेखा मेंटल को बाहरी कोर से अलग करता है। ठीक है, यानी कि मेंटल और आउटर कोर के बारे में होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया मोहो डिस्कंटिन्यू, मोहो, लेहमान और गुटनबर्ग और कोनार्ड। कौन होगा इसका आंसर, इसका आंसर गुटनबर्ग होगा। जो भी बच्चे लगाए सही लगाइए, गुटनबर्ग होगा। इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे जो कि सबसे क्रस्ट में होगा कोनार्ड, जो होगा कोनार्ड, यहाँ पे कोनार्ड था, कोनार्ड जो है, तो कोनार्ड तो नहीं होगा क्रस्ट का, ये पूछ रहा है मेंटल, ये आउटर को पूछ रहा है, कोर भी पूछ रहा है और मेंटल। तो कोर में हमारा कोर ये हो गया और मेंटल ये हो गया। देखिए मेंटल है, ये आउटर कोर इनर कोर, तो कोर तो यहाँ तो कोनार्ड, यहाँ तो क्रस्ट का, यहाँ लिखा हुआ है लोअर क्रस्ट अपर क्रस्ट, बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट, यहाँ अपर एंड लोअर क्रस्ट ये है कोनार्ड। उसके बाद मोहरविक हो गया, मोहरविक किसके बीच में है, मोहरविक बिटवीन लोअर क्रस्ट अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट ये क्रस्ट है तो इसका लोअर क्रस्ट, और ये अपर मेंटल, यहाँ साफ दिखा हुआ है, ये देखिए ना क्रॉस क्रस्ट, ये अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट से अपर मेंटल का ये पार्ट जो है ये मोहरविक हो गया, ये पार्ट मोहरविक हो गया, ये रेप्टी हो गया, ये रेप्टी हो गया, अपर मेंटल से मेंटल तक, क्या लिखा ना, बिटवीन अपर मेंटल टू लोअर मेंटल, ये अपर मेंटल से लोअर मेंटल हो गया रेप्टी। और गुटनबर्ग क्या लिखा है, बिटवीन लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, मेंटल लोअर मेंटल, लोअर मेंटल, मेंटल से आउटर कोर, ये कोर हो गया आउटर कोर, ये पोर्शन हो गया गुटनबर्ग। ठीक है, एरो भी देख सकते हैं आप, एरो से भी दिखाया हुआ है। और लेहमान जो हो गया वो बिटवीन आउटर कोर और इनर कोर से लेहमान हो गया। तो आप ये पिक्चर याद कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो इसका आंसर हो गया हमारा गुटनबर्ग, क्वेश्चन नंबर सी का, ये सी का गुटनबर्ग होगा। तो आप मैच कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन डी में आते हैं, तो हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी का आइसोस्टेसी का सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, तो अवधारणा सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया, पहला है प्राट, दूसरा है एरी, तीसरा है डटन, चौथा है वेगनर। तो इसका आंसर डटन होगा, डटन आइसोस्टेसी को सबसे पहले बताया था। ठीक है, जो कि डटन हमारे अमेरिकन जियोलॉजिस्ट है, अमेरिकी जियोलॉजिस्ट था, डटन लिख देते हैं।
अमेरिकन जियोलॉजिस्ट जो कि 1889 में ये बताए थे आइसोस्टेसी को सबसे पहले, और ये वर्ड बताए थे आइसोस्टेसी का। ठीक है, और ये जो आइसोस्टेसी वर्ड है ये जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड। आइसोस्टेसी कौन सा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। तो इसका आंसर हमारा डी होगा, डटन। अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे डटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी के बाद ई आएगा ना, डी के बाद ई आएगा। अकॉर्डिंग टू वेगनर, पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट। वेगनर के द्वारा, वेगनर के अनुसार पेंजिया को दो भागों में विभाजित हुआ। ठीक है, विभाजित हुआ। ठीक है, लॉरेशिया यूरेशिया लॉरेशिया गोंडवाना, यूरेशिया और अंटार्कटिका ना, अमेरिका एंड अफ्रीका ना। बचा क्या हमारा? लॉरेशिया एंड गोंडवाना। तो लॉरेशिया गोंडवाना हमारा ये वेगनर साहब, जो वेगनर थे, ये दो बात में बताए थे पेंजिया को। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पेंजिया है, ये हमारा पेंजिया आ गया। ये हमारा पूरा, ये पूरा लैंड जो है पेंजिया है, ये पूरा को ये पूरा लैंड, इसी को दो पार्ट में बांटा तो लॉरेशिया और गोंडवाना बना। इसी को दो पार्ट में देखिए, ये 225 मिलियन ईयर का है ये। देखिए है या ट्रासिक, ये पीरियड हो गया, ये पीरियड है परमीनियम, ट्रासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ठीक है, ये पीरियड हो गया। ये पीरियड का जो टाइम जोन है वो हो गया 225 मिलियन, 200 मिलियन और 150 मिलियन और 65 मिलियन। ठीक है, और यहाँ पे अभी जो अभी प्रेजेंट डे चल रहा है, आज का वर्तमान दिन, वैसा कैसा है? ये ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं। तो यही पेंजिया को दो भाग में लॉरेशिया और गोंडवाना तोड़ा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लॉरेशिया गोंडवाना को आंसर बी होगा, ई का आंसर बी होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एफ में आप देखते हैं, द बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। वह सीमा जहां दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है वो क्या कहलाता है? बाउंड्री, कन्वर्जन प्लेट, अभिसारी सीमा, डाइवर्जन प्लेट, अपसारी सीमा और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, संक्रमण सीमा और स्टैटिस्टिक बाउंड्री, स्थिर सीमा। तो इसका आंसर होगा डाइवर्जन प्लेट। इसका आंसर होगा अपसारी। यह साफ बोल रहा है कि एक दूसरे से दूर करता है। दूर जैसा ही कह रहा है, तो दूर कैसे? डाइवर्ज होना, एक दूसरे से दो प्लेट, दो प्लेट बना और एक दूसरे से दूर हो रहा है, तो डाइवर्ज कर रहा है, ये प्लेट डाइवर्ज कर रहा है, तो अब सारी होगा डाइवर्जन बाउंड्री। ठीक है, ये आंसर होगा डाइवर्जन प्लेट। इसका आंसर डाइवर्जन प्लेट होगा दो, छठा का दो होगा। ठीक है, तो डाइवर्जन प्लेट क्या क्या करेगा? तो ये न्यू, जब दो प्लेट एक दूसरे से अलग जाएगा तो ये ओशन में, तो ये एक नया ओशन क्रिएट करेगा, तो न्यू क्रिएशन ऑफ न्यू ओशन। ठीक है, ये नया ओशन क्रिएट करता है। और ड्रिफ्टिंग ऑफ ओशन प्लेट, जो ओशन यहाँ पे जो अलग होगा तो ये तोड़ेगा प्लेट को। ठीक है, ओशन प्लेट को तोड़ेगा। तो ये सब डाइवर्जन प्लेट में होता है, ये सब डाइवर्जन प्लेट में। डाइवर्जन मतलब अपसारी प्लेट इसमें होगा। अच्छा, डाइवर्जन को और किस नाम से बनेंगे? डाइवर्जन को हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट्स, रचनात्मक भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव लिख देते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहते हैं। डाइवर्जन प्लेट को कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी कहा जाता है, जिसको रचनात्मक प्लेट कहेंगे। ठीक है, रचनात्मक प्लेट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब कन्वर्जन प्लेट में, जैसे कन्वर्जन प्लेट में डिस्ट्रक्टिव होता है, यहाँ पे ना बर्बाद कर ये प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है।
ये बर्बाद कर देते, एक प्लेट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। कन्वर्जन को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव प्लेट कहेंगे। यहाँ पे कन्वर्जन प्लेट में हमारा ये अब बर्बाद एक दूसरे का प्लेट पे जाएगा तो यहाँ पे अर्थक्वेक जो होगा, यहाँ पे भूकंप जो आएगा बहुत डीप आएगा, डीप फोकी भूकंप आएगा। फिर यहाँ से फोल्ड माउंटेन यहाँ फोल्ड माउंटेन बनता है, ठीक है, इसी कन्वर्जन प्लेट में यहाँ फोल्ड माउंटेन बनता है कन्वर्जन प्लेट में, ठीक है। और क्या बनता है यहाँ पे? एक्सप्लोसिव वोल्केनो टाइप रहता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया डाइवर्जन प्लेट। छठा का 2 हो गया डाइवर्जन प्लेट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल वेदरिंग? निम्न में से कौन सा रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है? रासायनिक अपक्षय मतलब रसायन मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन की बात करेगा, केमिकल है तो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा। तो फ्रोस्ट एक्शन, एक्सफ्लोएशन, पाले की क्रिया, अपशल्कन, ऑक्सीडेशन, एट्रिशन। चलिए इसका आंसर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन बनता है, ठीक है। यहाँ जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा मिनरल्स, जो भी रॉक्स है, जो भी पत्थर है, जो भी लैंडफॉर्म है, उससे रिएक्ट करके बनता है। ऑक्सीजन से रिएक्ट, मिनरल्स से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, उससे बनता है, ठीक है। और ये फोर्स जो है और ये जो दोनों है, ये फिजिकल मैकेनिकल है। ये भौतिकी रूप से ये केमिकल है, ये रासायनिक है, ये भौतिकी है, ठीक है। फिजिकल मैकेनिकल ये और ये, ठीक है। और हमारा ये जो है ऑक्सीडेशन, ये आंसर यही होगा। तो आप मिला लीजिएगा ये सही है कि नहीं, ठीक है। और जो ये एट्रिशन है, एट्रिशन यहाँ से एट्रिशन इरोजन होता है, यहाँ से इरोजन, ये वेदरिंग नहीं है, ये इरोजन करता है एट्रिशन। तो आप देख लीजिएगा आंसर वैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। क्लियर है? अब आते हैं सैंड ड्यून, बालू बालू का स्तूप किस कारक द्वारा बनाया जाता है? द सैंड ड्यून इज फॉर्म्ड बाय विच एजेंट? ग्लेशियर। अब बालू बोला है यहाँ पे, तो बालू तो ग्लेशियर बालू थोड़ी बनाता है। ग्लेशियर क्या? बर्फ है, तो बर्फ बालू तो होता नहीं है। नदी है, नदी भी बालू होता नहीं है। बालू सैंडूम जो है, सैंडू विंड से बनता है। किससे बनता है? विंड से बनता है। विंड को जैसे आप बोल सकते हैं एल्यूएन लैंडफॉर्म, इसको एल्यूएन लैंडफॉर्म भी कहते हैं। एल्यूएन लैंडफॉर्म, इसको एरिड भी बोलते हैं। एरिड लैंडफॉर्म या एरिड रीजन, वही बालू डिजर्ट जो होता है इसी विंड से ही बनता है। वही उसी का जो सैंडून है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। सैंडून 2 प्रकार का होता है, एक इरोजनल, एक डिपोजिशनल। एक जमा हो जाता है, एक कटता छटता है। पहाड़ है, यहाँ से कटा और कहीं कट के कहीं जमा हो गया, तो वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो वही सैंडून है जो डिपोजिशनल। ये आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इस टाइप का वीडियो आएगा तो आपको क्लियर होता जाएगा पूरा इरोजनल लैंडफॉर्म जो भी है, जितने भी ग्लेशियर में कैसे डिपोजिशन होता है, इरोजन होता है, रिवर में होता है, विंड होता है, ओशन, सारे को बताया जाएगा आपको। ओशन में कैसे कौन सा लैंडफॉर्म बनते हैं, इरोजन होके, डिपोजिशन होके। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे फिलहाल अभी ये देखते हैं, तो इसका आंसर आपका 3 होगा, विंड, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र कौन सा को कहा जाता है? क्या? सिस्मोग्राफी कहते हैं। इसका आंसर सिस्मोग्राफी होगा। थर्मामीटर टेम्परेचर नापा जाता है, थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापा जाता है। क्लियर है? थर्मोमीटर से टेम्परेचर। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है, ठीक है। बैरोमीटर से एल्टीमीटर से एल्टीमीटर से एल्टीट्यूड नापा जाता है। एल्टीट्यूड जैसे समुद्री, ये समुद्र यहाँ से, ये पहाड़ का कितना एल्टीट्यूड है, ये माउंटेन का पहाड़ का कितना एल्टीट्यूड है, तो ये सी लेवल से हम नापते हैं हाइट इसका, तो उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो एल्टीमीटर से ही एल्टीट्यूड नापा जाता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए ठीक है, इसका आंसर हमारा ये हो गया, इसका आंसर हमारा सिस्मोग्राफ हो गया। इसका आंसर अर्थक्वेक को नापने का सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्लियर है? यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा लास्ट कि हिमालय आर द एग्जाम्पल ऑफ। हिमालय किसका उदाहरण है? वोल्केनिक माउंटेन का उदाहरण है, ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, फोल्ड माउंटेन का है, जल ज्वालामुखी पर्वत ना, ज्वालामुखी पर्वत तो नहीं है, ब्लॉक माउंटेन का है, वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन का है, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन का किसका है? फोल्ड माउंटेन का है। ये हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन का है, और ये यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड, युवा है, युवा, यंग फोल्ड माउंटेन, युवा वलित पर्वत है, माउंटेन, युवा, युवा वलित माउंटेन है ये हिमालय। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब आता है आंसर द 4 क्वेश्चन। खैर ये तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये सब हम वैसे, अभी तो खैर लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये एक एक क्वेश्चन करके हम एक एक क्वेश्चन, एक एक डिटेल क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि इंट्रो परिचय कैसे देते हैं, बॉडी में क्या लिखते हैं, और निष्कर्ष कंक्लूजन को कैसे देंगे, निष्कर्ष को कैसे लिखेंगे, परिचय कैसे लिखेंगे, और जो भी हमारा लिखने का तरीका है इंट्रोडक्शन के अलावा, इंट्रोडक्शन जैसे आंसर लिखने के लिए हम पहले परिचय देंगे, फिर उसमें जो भी मेन बॉडी में आएगा वो, और निष्कर्ष, ये सब बताया जाएगा। और परिचय के बाद हमारा जो ज्योग्राफी में भूगोल में ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, ये सब हम सिखाएंगे आपको। आंसर लिखने का सिखाएंगे, कैसे आंसर लिखेगा, परिचय में क्या लिखेंगे, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सिस्मिक वेव, यहां लिखा हुआ है कि भूकंपीय लहरों के प्रकारों को विवरण करें। तो ये जो भूकंप, ये सिस्मिक वेव के कितने प्रकार है, वो सारा पी वेव, एस वेव, सारा वेव आपको पढ़ाया जाएगा, और ये कैसे लिखा जाएगा वो सब बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक एक चीज को आपको हिंदी से लेके इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों लैंग्वेज, बाय लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में बताया जाएगा। तो दोनों लैंग्वेज में आपको सिखाया जाएगा कि फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, डायग्राम, वर्ल्ड मैप कैसे बनाते हैं, इंडिया का मैप कैसे बनाएंगे, ये सब आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल अभी हम लोग आगे देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन है, इसका डिटेल आंसर आपको पूरा फॉर्मेट के साथ टाइप दिया जाएगा। इसी चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सिस्मोग्राफी है, दूसरा वही इसका तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया था तो वो बता दिया, ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन वोल्केनिक लैंडफॉर्म, इंस्ट्रक्टिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म, अंतर्भेदी ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन, ठीक है। अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर है, ये पूछा गया है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा लघु उत्तीर्ण, अच्छा शॉर्ट आंसर में आ गया, ठीक है, लघु उत्तीर्ण में, ठीक है। चलिए ये हमारा फिर कहाँ थे हम, अपक्षय हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्राइब द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, नदी के द्वारा निर्मित निपक्ष, ठीक है। डिस्क्राइब द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय रवि, नदी के द्वारा जो भी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, ये लैंडफॉर्म जो है एक शॉर्ट वीडियो में
हम बता देंगे, बट खैर वो अलग बात है। यहाँ पे आपको डिटेल आंसर में ही सिखाया जाएगा कि कैसे लिखा जाता है आंसर, ठीक है। तो आप फिलहाल ये देखते हैं कि नदी के द्वारा कौन सा लैंड, डिपोजिशनल लैंड, दो प्रकार के लैंड फॉर्म, एक इरोजनल लैंड फॉर्म, एक डिपोजिशनल लैंड फॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से आ जाता है हमारा दीर्घ उत्तीर्ण, ठीक है। लॉन्ग आंसर, लॉन्ग लंबा कैसे लिखेंगे, कहना है 700 वर्ड में, 700 वर्ड में कैसे, हाँ तो वो भी बताया जाए कौन सा आंसर कितने पेज में कैसे लिखा जाता है, कि 2 पेज लगेगा, 4 पेज लगेगा, वो सब भी आपको बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत वर्णन करें। डिस्क्राइब करना है, हाँ ये भी चीज हम आपको सिखाएंगे कि ये जो डिस्क्राइब है ये क्रिटिकली है। ये डिस्क्राइब और क्रिटिकली का वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ना यहाँ देखिए डिस्क्राइब है, यहाँ देखिए एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन में कैसे लिखेंगे, एक्सप्लेन को कैसे करेंगे, ये हिंदी में थोड़ा सा नहीं बताता है, लेकिन अंग्रेजी से आपको पता चलेगा कि कैसे बताया जाएगा। जैसे एक्सप्लेन लिखा हुआ है, डिस्क्राइब लिखा हुआ है, क्रिटिकली एक्सप्लेन लिखा हुआ है। अब एक्सप्लेन तो करना है लेकिन क्रिटिकली एक्सप्लेन करना है, तो ये सब आपको सिखाया जाता है यहाँ पे। चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत, ठीक है। डिस्क्राइब द डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ठीक है। क्रिटिकली एग्जाम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अच्छा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को क्रिटिकली एनालाइज करना, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है, ठीक है। डिस्क्राइब द कोबर, कोबर थ्योरी, अच्छा माउंटेन बिल्डिंग का कोबर थ्योरी, पर्वत निर्माण में कोबर के सिद्धांत का वर्णन करना है, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ इरोजन, डेविस का जो साइकिल ऑफ इरोजन है वो बताना है, ठीक है। डेविस द्वारा प्रस्तुत अपर्दन चक्र की व्याख्या कीजिए, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब द डायग्राम, डिस्क्राइब द डायग्राम एंड लैंडफॉर्म फॉर्म्ड बाय ग्लेशियर, अच्छा यहाँ देखिए वहां रिवर के द्वारा पूछा गया, यहाँ ग्लेशियर। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी बताया गया था कि कैसे क्या क्या लैंडफॉर्म होता है। एक तो रिवर के द्वारा लैंडफॉर्म बनता है, एक ग्लेशियर के द्वारा बनता है, एक एरिड, जिसको एलियो एरिड रीजन जो विंड के द्वारा बताया गया था वो बनता है। ओशन में लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, वो सभी 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 चीज को आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी समझाने का तरीका कैसा लगा हम वो कमेंट में बताइए कि कैसे समझाया गया है, और बाकी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको सब चीज समाधान मिलेगा, सभी चीज का समाधान मिलेगा। फिलहाल धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद।